नमस्कार, पूर्व क्राइम स्पेशल लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत कुमार। 11 साल का वक्त गुजरा और एक तारीख जो 11 होती है, इसी दिन फैसला भी आता है। इस फैसले ने साबित कर दिया कि कानून के राज में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। एक परिवार को 11 साल से इस फैसले का इंतजार था और आज उन आंखों को सुकून मिला होगा जिनके जिगर के टुकड़ों को बेरहमी से मार डाला गया था। 4 बेटों में से 3 बेटों को खो देने वाले परिवार को भी दिखाएंगे और आपको तेजाब कांड की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही गुनाह एक नजर में भी होगा, जहां जुर्म की बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। तो अगले आधे घंटे तक देखते रहिए आपका अपना शो पूर्व क्राइम स्पेशल। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कोर्ट ने क्या फैसला दिया, जिस फैसले का इंतजार 11 साल से था और जिस पर सभी की नजरें टिकी थी। ये आंखें पिछले 11 साल से अपने बेटों के लिए इंसाफ की तलाश कर रही थी। कहीं से कोई आस नहीं थी और न ही खुद पर भरोसा था। भरोसा था तो ऊपर वाले पर और यहाँ के कानून पर, क्योंकि जिसके खिलाफ ये लड़ाई थी वो था बाहुबली। बाहुबली शहाबुद्दीन। बाहुबली इंसान से लड़ने की ताकत हमें नहीं है। जब मेरा सब कुछ चला गया तो हम क्या खुशी मनाएंगे या क्या दुख मनाएंगे। लेकिन इन आंखों को 11 साल बाद 11 तारीख को उम्मीद दिखती है और सिवान से कोर्ट का जो फैसला आता है वो बाहुबली पूर्व सांसद के लिए किसी झटके से कम नहीं। आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को कोर्ट उम्र कैद की सजा सुनाती है। इतना ही नहीं, कोर्ट शहाबुद्दीन पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाती है। राजकुमार शाह, शेख असलम और आरिफ हुसैन को भी आईपीसी की धारा 302, 364A, 201 और 120B के तहत दोषी करार देती है और तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। इस सजा के बाद बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को झटका लगना लाजमी है। जेल से बाहर आने की उम्मीदें फिलहाल खत्म हो चुकी है और उधर एक माँ बाप को अपने 3 बेटों को गंवाने के बाद इंसाफ मिला है। खोए बेटों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन इंसाफ का ये मरहम थोड़ी राहत जरूर देगा। आकाश कुमार, जी मीडिया, सिवान। शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा हो गई। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। साल 2004 सिवान का नाम चर्चा में आने लगता है। ये हैं चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू। सिवान में ये अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। तब इन्हें पता भी नहीं था कि ये अपने बेटों को हमेशा के लिए खो देंगे। चंद्रकेश्वर बाबू के 2 बेटे गिरीश राज और सतीश राज की अब बस यादें रह गई हैं। साल 2004 में ये अपने दोनों बेटों को गंवा चुके हैं। आज से 11 साल पहले चंदा बाबू ने गौशाला रोड में प्रॉपर्टी खरीदी थी और फिर प्रॉपर्टी को लेकर ही ये पूरा मामला शुरू होता है। तारीख 16 अगस्त 2004। प्रॉपर्टी विवाद में चंद्रकेश्वर प्रसाद के 2 बेटों का अपहरण किया जाता है। अपहरण के बाद दोनों बेटों गिरीश और सतीश को सिवान के प्रतापपुर गांव ले जाया जाता है और फिर दोनों की हत्या कर दी जाती है। अर्ली मॉर्निंग सुबह जो है हमारे यहाँ डालडा आए हुए था। डालडा का भुगतान देने के लिए लड़के घर से जो है 2.5 लाख रुपया लाकर अपने सेट में रखे हुए थे। जब वो भागा तो हुआ कि देख पैसा का रख ले बा लूट लो दुकानदार लगे। ये लोग सिर्फ में देखा पैसा मिला, टूना मियाँ ने पैसा भी निकाल दिया। उसके बाद लूट बात शुरू हुई, सारा दुकान लूटना लोग शुरू किया। इसमें लड़का देखा कि भाई तो हर तरह से जो है मैंने ये लोग जो है तबाह कर रहे हैं,
तो उसको नजर में यही आया कि हम क्या करें। तो उसके नजर में आया कि अब तो कोई गोली बंदूक कीता पत्थर है नहीं उसके पास। उसने जो है देखा कि लैट्रिन में बेचने वाला तेजाब जो है अपना बेचता था, लैट्रिन में डालने वाला तेजाब, वो जो है कैथी में मग में उझिल करके और जो अपने भाई को यही जगह है जहाँ उसको चीज पड़ा हुआ था और उसको लोग मार पीट रहे थे, तो जो मार पीट रहा था उस पर उड़ा करके फेंक दिया। तेजाब फेंका गया। हाँ, इसी तेजाब कांड का मामला। हाँ, उसी समय उड़ा करके फेंक दिया। नतीजा हुआ कि उन लोगों पर तो 3 आदमी पर तो पड़े किया, इनके भाई पर भी पूरे छाती के ऊपर पड़े हुए था। तो हल्ला हुआ कि तेजाब फेंकलस। इन लोग जो जब हल्ला हुआ तो उस वक्त जो है इनको थोड़ा राहत मिली। तो राहत मिली तो देह शरीर से तो झिनझिनी ही है, जलिए रहा, लेकिन उसी में ही भागे और बगल के मकान में जाके छुप। इस हत्याकांड मामले में अहम कड़ी बनता है गिरीश और सतीश का तीसरा भाई राजीव रोशन। राजीव चंदा बाबू का सबसे बड़ा बेटा था और गिरीश मंझला बेटा। राजीव कोर्ट के सामने बताता है कि वो इस मामले का चश्मदीद है और जिस वक्त उसके दोनों भाइयों की हत्या को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त शहाबुद्दीन भी वहां पर मौजूद था। इतना ही नहीं, राजीव ने कोर्ट को यह भी बताया कि शहाबुद्दीन के कहने पर ही उसके दोनों भाइयों की हत्या की गई। ये इस मामले में एक अहम मोड़ था। फिर तारीख आती है 16 जून 2014। ये वो तारीख थी जब सिवान नगर थाना इलाके के डीएवी मोड़ के पास चंदा बाबू के बड़े बेटे राजीव रोशन की हत्या कर दी जाती है। एक परिवार के 3 चिराग बुझ चुके। तो उन लोग ले गए प्रताप तो इसके सामने, लड़के के सामने ही उन 2 भाइयों को नहीं, 2 भाइयों को ये लोग जो है इसको गोली से मारे और गोली से मारने के बाद इनको जो है टुकड़ों में काटा गया और टुकड़ों में काट के बोरा में जो है डाल करके नमक डलवा करके उसको पता नहीं कहाँ दफना दिया गया। हालांकि अपनी हत्या के पहले ही राजीव ने 2010 में कोर्ट में अपना बयान दर्ज करा दिया था और फिर इस मामले में शहाबुद्दीन का नाम भी जोड़ दिया जाता है। इस बीच जेल प्रशासन कहता है कि घटना के वक्त पूर्व सांसद जेल में थे, लेकिन कोर्ट जेल प्रशासन की इस दलील को खारिज कर देती है और जब फैसला आता है तो शहाबुद्दीन के साथ 4 और लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। सभी लोगों को लाते हैं, 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। फाइन भी है सर, फाइन भी है। कितना है? 32201 के लिए 20,000 है और 364 ए के लिए सजा के बिंदु पर अपना फैसला दिया। 302 में आजीवन कारावास, 20,000 रुपये का फाइन, 201 में 10,000 रुपये का फाइन और अगर फाइन नहीं दी जाती है तो 2 बरस और 5 बरस का रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। 364 ए में लाइफ इम्प्रिजमेंट। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। जाएंगे अब? बिल्कुल जाएंगे उच्च न्यायालय। बाकी जो 3 अभियुक्त हैं उनके हाँ, उनको 364 में आजीवन कारावास। कि शहाबुद्दीन को इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। जब हमारा सब कुछ जो है लूट गया, सब कुछ खत्म हो गया और शहाबुद्दीन के माने इशारे पर शहाबुद्दीन के आदमियों के द्वारा ही सारा काम हुआ और सब कुछ उन्होंने किया कराया, तो इस अवस्था में ये सजा भी हमारे समझ से कम है। उनको मृत्यु की सजा, उनको जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। केवल इंसाफ मिलना ही मायने नहीं रखता, बल्कि इंसाफ होते दिखना भी मायने रखता है। ये फैसला साबित करता है कि कोर्ट के सामने सभी लोग बराबर होते हैं, फिर चाहे वो बाहुबली हो या फिर एक आम आदमी। आकाश कुमार, जी मीडिया, सिवान। शहाबुद्दीन से बाहुबली बनने तक का सफर, जी हां, एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि आखिर 1967 में पैदा हुआ एक शख्स कैसे बाहुबली तक का सफर तय करता है। आप भी देखिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो नाम जिसे बिहार का हर शख्स जानता है। 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर में जन्म हुआ था। बिहार से ही पढ़ाई लिखाई करने वाले शहाबुद्दीन ने राजनीति शास्त्र में एमए और पीएचडी भी की, लेकिन कॉलेज के दौर से ही
अपराध और राजनीति दोनों का रिश्ता जुड़ता चला गया। शहाबुद्दीन के खिलाफ पहली बार 1986 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता ही रहा। हाल ये हो गया कि शहाबुद्दीन को ए श्रेणी का हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया गया। शहाबुद्दीन का नाम अपराध की दुनिया में छाने लगा। इसके बाद शहाबुद्दीन ने राजनीति में अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। 1990 में विधानसभा का चुनाव जीता और 1995 में इस जीत को दोहराया जाता है। शहाबुद्दीन के कदम यहीं नहीं रुकते। 1996 में लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद तक कदम पहुंच जाते हैं। इसके बाद शहाबुद्दीन की ताकत बढ़ती ही जाती है। इन सब के बीच ये भी खबरें सामने आती रहीं कि शहाबुद्दीन दहशत फैलाकर इलाके में अपनी सरकार चला रहे हैं। शहाबुद्दीन के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस जब 2001 में शहाबुद्दीन के घर छापेमारी करने जाती है तो पुलिस पर हमला करने से भी उनके गुर्गे नहीं चूकते। पुलिस और शहाबुद्दीन के गुर्गों की ओर से हुई गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मियों सहित 10 लोग मारे गए थे। लेकिन फिर 2004 में हुए चुनाव के बाद शहाबुद्दीन का बुरा दौर शुरू हो जाता है। नवंबर 2005 में बिहार पुलिस की एक टीम दिल्ली से शहाबुद्दीन को उस वक्त गिरफ्तार करती है जब वो संसद की कार्यवाही में भाग लेने आए हुए थे। और फिर 2009 में शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर अदालत रोक लगा देती है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ती हैं, लेकिन चुनाव हार जाती हैं। इसके बाद से बाहुबली नेता शहाबुद्दीन कई मामलों में जेल में कैद है और अब उम्र कैद की सजा के बाद शहाबुद्दीन की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। सिवान से आकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शहाबुद्दीन जब 40 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसके खिलाफ 40 से अधिक मामले दर्ज हो जाते हैं। पहले शहाब, फिर साहेब, और फिर जब शहाबुद्दीन लोकसभा में पहुंचता है तब डॉक्टर शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला मामला 11 मई 1985 को सिवान नगर थाना में दर्ज होता है। नगर थाना में कांड संख्या 132/85 के तहत मारपीट का आरोप लगता है। तब शहाबुद्दीन की उम्र महज 18 साल थी और ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन को लोग शहाब के नाम से जानते थे। 1990 में पहली बार जीरादेई से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शहाबुद्दीन विधायक चुने गए और फिर 1996 में शहाबुद्दीन जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर सिवान संसदीय इलाके से चुनाव में खड़े हुए। उसके बाद फिर कभी हार का मुंह नहीं देखा। 1990 में जब शहाबुद्दीन विधायक बने थे तब तक शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्जन भर मामले दर्ज हो चुके थे। इनमें 3 हत्या के मामले थे। कहा जाता है कि सिवान शहर में शहाबुद्दीन की मर्जी के खिलाफ पत्ता तक नहीं हिलता था। अपने विरोधियों को अपने ही अंदाज में निपटाने के आरोप भी लगते रहे। 2001 में शहाबुद्दीन की चर्चा पूरे देश में होने लगी और इस चर्चा की वजह बनती है वो थप्पड़ जो शहाबुद्दीन ने एक पुलिस अधिकारी को लगाए थे। कहा जाता है कि सिवान के एक परीक्षा केंद्र पर एक पुलिस अधिकारी को शहाबुद्दीन ने थप्पड़ जड़ दिया था। इस घटना के बाद तत्कालीन एसपी बच्चू सिंह मीणा के नेतृत्व में प्रतापपुर में 16 मई 2001 को शहाबुद्दीन के घर छापेमारी होती है और फिर दोनों तरफ से हुई मुठभेड़ में 11 लोग मारे जाते हैं। लेकिन इन सब मामलों के बाद भी पुलिस शहाबुद्दीन पर हाथ डालने से बचती रही। 24 अप्रैल 2005 उस वक्त बिहार में राष्ट्रपति शासन था। शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में छापेमारी की जाती है और फिर भारी संख्या में अवैध हथियारों के साथ चोरी की गाड़ियां और विदेशी मुद्रा बरामद किया जाता है। नवंबर 2005 शहाबुद्दीन को दिल्ली के उनके निवास से गिरफ्तार किया जाता है। तब से लेकर आज तक शहाबुद्दीन जेल में है और अब कोर्ट के उम्र कैद के फैसले के बाद जेल से बाहर आने का रास्ता फिलहाल बंद हो चुका है। आकाश कुमार, जी मीडिया, सिवान।
पहली खबर बेगूसराय से है, जहां जमीन के विवाद में दो गुटों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें पटना रेफर किया गया है। घटना जिले के बलिया थाना के राहतपुर गांव की है। बताया जाता है कि कुछ लोग मकान का निर्माण करवा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष ने पहले रोड़ेबाजी और गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में उधर से भी रोड़ेबाजी और गोलीबारी हुई। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पटना सिटी में आपसी विवाद में एक शख्स के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। हालांकि मृतक के पिता ने बहू पर ही हत्या का आरोप लगाया है। घटना फतुहा थाने के मुहद्दीनपुर गांव की है, जहां विश्वनाथ प्रसाद नामक व्यक्ति का शव कंधे से लटकता हुआ पाया गया। मृतक के पिता का आरोप है कि उनकी बहू का गांव के लड़के से अवैध संबंध है और बहू ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनके बेटे की हत्या की है। जबकि मृतक की पत्नी की माने तो रात को दोनों के बीच विवाद हुआ था। फिलहाल फतुहा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पटना सिटी के दीदारगंज में एक दवा कंपनी के गोदाम में छापेमारी हुई। छापेमारी में ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट की टीम ने किया। दवा इंजेक्शन और दवा के रैपर बरामद किए हैं। करमली चक के पास मल्टीनेशनल दवा कंपनी का गोदाम है, जहां से बरामद की गई दवाओं की जांच की जा रही है। साथ ही अधिकारियों ने दवा कंपनी के गोदाम को सील कर दिया है। औषधि निरीक्षक के मुताबिक सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होने वाली दवा गोदाम में पाई गई है। साथ ही रखरखाव में भी अनियमितता बरती गई। गुनाह की अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां रेलवे में नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल से आई सीआईडी की टीम ने ठग को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना पुलिस के सहयोग से चकनूर गांव से हुई है। पुलिस के मुताबिक भोले भाले लोगों को रेलवे में नौकरी का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। आरोपी विनोद चौधरी अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस ठगी को अंजाम देता था। युवकों को नौकरी के नाम पर फर्जी मेडिकल जांच भी करवाया जाता था और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर देकर 2 महीने काम भी करवाते थे। यहां तक कि 2 महीने का वेतन भी दिया जाता था। छपरा पुलिस ने बैंक लूट की योजना बनाते हुए 6 अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट के 1 दर्जन मोबाइल फोन, 4 मोटरसाइकिल, 2 लोडेड देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। एसपी के मुताबिक इन अपराधियों पर मकेर पेट्रोल पंप लूटकांड सहित 2 दर्जन से भी ज्यादा लूट और डकैती के मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि सुतिहार के एसबीआई ब्रांच के पास अपराधियों के जमा होने की खबर मिलने के बाद पुलिस ने छापा मारा। पुलिस को देखकर कई अपराधी भाग निकले, लेकिन 2 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और फिर उन्हीं की निशानदेही पर 4 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिली। और जुर्म की दुनिया की खबरों में आज इतना ही। अपराधी ताक में रहते हैं, उन्हें मौका मिले और वो अपने काम को अंजाम दें, लेकिन जब आप सावधान रहेंगे तो अपराधियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारा मकसद आपको सावधान करना है ताकि आप गुनाह का शिकार ना हो। आज के लिए इतना ही।